तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिस केस ने मरहूम सिद्धू मूसेवाले को एक समय बहुत परेशान किया। ये बात 2019 की है। ये वो समय था जब मूसेवाले को एक तरफ से गैंगस्टर्स की धमकियां मिल रही थी, जिस बात का जिक्र मैंने एक पहले एपिसोड में किया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने मुझे बताया था फ़ोन करके कि जब सिद्धू मूसेवाला ऑस्ट्रेलियन टूर पे था उस समय भी उसको लॉरेंस बिश्नोई और इसके साथियों की तरफ से धमकियां मिल रही थी। और इस बात का खुलासा उन लोगों ने किया था जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला का वो ऑस्ट्रेलियन टूर ऑर्गेनाइज किया था। वो सिद्धू के साथ उनके घर वाले रिलेशन थे और बातों बातों में सिद्धू ने कई बार उनको इस बात का एहसास करवाया कि इस सिंगर की ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरह दिन रात उनको नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ गैंगस्टरों की धमकी, दूसरी तरफ बड़े बड़े सरकारी अफसरों का दबाव, किसी की बेटी की शादी में जाने का दबाव, किसी के बेटे की शादी में जाने का दबाव, यहाँ किसी बड़ी बिल्डिंग में, इमारत में जहाँ उनका इंटरेस्ट था वहाँ पे फ्लैट खरीदने का दबाव। और ये वही समय था जब सिद्धू मूसेवाला ने भी उसी दबाव के अंदर आके होमलैंड हाइट में एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन बाद में उसने उस फ्लैट को बेचा। और अपने एक गाने में उसने इस बात का जिक्र भी किया था कि जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, दलाल किस्म के लोग हैं, वो हाईलैंड में रहते हैं और मेरे जैसा आदमी अपने गांव में रहता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक अंदर का गुस्सा, अंदर की नाराज़गी उसके गानों में झलक पड़ती थी। ऐसे बहुत सारे उसके गाने हैं जिनमें उसने अपनी पर्सनल ज़िंदगी की बातें की हैं, अपनी जो पर्सनल आइडियोलॉजी थी उसकी बात की है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो सिद्धू के नाम के साथ हमेशा जुड़ी रही है और उस बात ने उसको बहुत बार तकलीफ़ में डाला, वो बात थी गन कल्चर की बात करने की बात। बहुत सारे लोगों का, विद्वानों का, सीनियर सिटीजन का, कंसर्न सिटीजन्स का ये कहना है कि गन कल्चर को पंजाब में या आसपास के इलाकों में प्रमोट करने का एक मेन कारण जो है वो पंजाबी के उन सिंगर्स का एक रोल है जो अपने गानों में वो गन कल्चर प्रमोट करते थे। उसको लेके नौजवानों में जो एक मेंटालिटी होती है गन्स की तरफ, हथियारों की तरफ, उसको बढ़ावा मिलता था। और उसी दौरान 2019 के दौरान हाई कोर्ट के भी 3-4 केसेस में ऐसी टिप्पणियां आई, ऑब्जर्वेशंस आई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट्स में कि जो सिंगर गन कल्चर को प्रमोट करके कमाई कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और उसमें उन्होंने सब सरकारी एजेंसीज़ को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन के थ्रू सलाह दी थी कि आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इस गन कल्चर की प्रमोशन बंद होनी चाहिए। और उसी दौर में जो हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ये बहुत कम लोगों को बात मालूम है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के बाद सिद्धू मूसेवाले के खिलाफ एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दाखिल की, अपने लेवल पे एक इंक्वायरी शुरू की कि क्या कहीं सिद्धू मूसेवाले ने गन कल्चर को प्रमोट करते करते पैसा तो नहीं कमाया है, गन बेची नहीं, लेकिन बंदूकों की, हथियारों की बात करने से जो कमाई की जा रही है वो कहीं देश के कानून के खिलाफ तो नहीं। और ये जो गन कल्चर की बात है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार जो है वो
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास है। तो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद ईडी ने एक केस रजिस्टर किया और उसमें ऐसे बहुत सारे सिंगर्स की इंक्वायरी शुरू की, जिसको कहते हैं सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने का काम अपने सोर्सेज से इन सिंगर्स की कमाई का, उन कमाई के तरीके से जो पैसा कमाया जाता है उसके ऊपर खोज पड़ताल करनी शुरू की। 3-4 ऐसे सिंगर्स के ऊपर ये ईडी का शिकंजा कसने लगा। उन्हीं दिनों में एक केस होता है, संगरूर के पास एक पीएपी की एक फायरिंग रेंज है जहाँ पे सिपाहियों को लाइव एम्यूनेशन चलाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। सिद्धू मूसेवाले के वहाँ पे एक तस्वीर वायरल हुई थी उन दिनों में कि एक AK-47 के साथ लाइव राउंड फायर करते हुए वो तस्वीर सामने आती है। बहुत हो हल्ला होता है, लेकिन कोई उस केस की सुनवाई नहीं होती। अल्टीमेटली बहुत बड़े पब्लिक प्रेशर के बाद, हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, पंजाब सरकार एक आर्म्स एक्ट के नीचे केस रजिस्टर करती है सिद्धू मूसेवाले के खिलाफ, और बाद में उस केस में अरेस्ट भी होती है और ज़मानत भी हो जाती है। उसके बाद एक इंक्वायरी की जाती है जब ये केस चल रहा हो, और इंक्वायरी उस समय के जो डीजीपी पंजाब थे उनकी देखरेख में की जाती है। और बड़ी अजीब बात है कि उस इंक्वायरी में ये कहा गया बाद में रिपोर्ट में, फाइनल रिपोर्ट में, कि जिस हथियार को मीडिया ने दिखाया है जो मूसेवाला इस्तेमाल कर रहा था, वो गन जो थी AK-47 असली नहीं थी, वो डमी थी। अब जानकारों को कहना ये है कि फायरिंग रेंज में एक डमी AK-47 से लाइव एम्यूनेशन की फायरिंग का तजर्बा कैसे दिया जा सकता है। और सबको मालूम है कि उस डीजीपी के साथ सिद्धू के बहुत घरोगी रिश्ते थे। सिद्धू की नेचर ऐसी थी, हर आदमी के साथ बना के रखता था। तो उनका, कोई कहते हैं उनका बेटा बहुत बड़ा फ़ैन था, और उस डीजीपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे सिद्धू के नए गानों को दिखाया जाता था, प्रमोट किया जाता था। खैर वो उनके अपने रिलेशन है, हमें कोई इतराज़ नहीं, किसकी दोस्ती किसके साथ है उनका प्राइवेट मामला है। लेकिन वो पर्सनल रिश्ते में इतना दूर तक गया कि उस असली बंदूक को नकली दिखा के, डमी दिखा के, उसको फेक बंदूक दिखा के उस इंक्वायरी रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, और ये सिद्ध कर दिया कि सिद्धू मूसेवाला ने आर्म्स एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं किया है। तो उस केस से सिद्धू मूसेवाला को निकाला गया बड़े तरीके से। उसके बाद वो जो केस था वो भी ख़त्म हो गया, केस ख़त्म। और अब ईडी की इंक्वायरी लेकिन चलती रही। ईडी की इंक्वायरी में एक बात मैं आपको बता दूं कि ईडी के पास सब पावर्स हैं, लेकिन केस दर्ज करने की, क्रिमिनल केस दर्ज करने की पावर नहीं है। ईडी किसी भी केस जो ऑलरेडी कहीं रजिस्टर हुआ है उसको लेके अपने इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसी केस के बाद अपनी फाइंडिंग्स करके फर्दर एक्शन लेती है। अब ईडी ने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी थी उसको आगे बढ़ना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि जो एक आर्म्स एक्ट का केस सिद्धू के खिलाफ रजिस्टर हुआ था वो बंद हो चुका था। लेकिन टेक्निकली ईडी फिर भी उस इन्वेस्टिगेशन के साथ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी उस समय सिद्धू के खिलाफ एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड था। तो उस समय मेरी तो चैनल चलती नहीं थी, मैं तो एक फ्री बर्ड था, रिटायर्ड लाइफ जी रहा था। तो उस समय के जो बड़े ईडी के अधिकारी थे जलंधर में, एक बार मेरे कुछ रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, मैं जलंधर आता था अक्सर बॉम्बे से, उनसे मेरी एक पार्टी में मुलाकात हुई। तो वहाँ पे जैसे एक पत्रकार की आदत होती है खोज पड़ताल करने की, तो मैंने कुछ पंजाब के सेलिब्रिटीज़ की बातें उनसे करनी शुरू की कि आप इतने बड़े बड़े लोगों को पकड़ते हो, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पंजाब के पॉलिटिशियन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं,
वो जब गलतियां करते हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। तो उस समय उन्होंने मुझे बताया, जो बात मुझे भी पता नहीं थी, बोलते जब तक किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं रजिस्टर हो ऑलरेडी, हम उस आदमी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं बढ़ा सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उस पर एक्शन नहीं ले सकते। तो उन्होंने उन बातचीत में, इनफॉर्मल टॉक में इस केस का जिक्र किया, सिद्धू के केस का। इसके साथ उन्होंने और लोगों का भी जिक्र किया था, जिनमें जीपी गरेवाल और शायद दलजीत दोसांझ, इन लोगों की भी इनकम टैक्स से कोई इंक्वायरी आई थी उसके पहले, उन दोनों ने उसके पहले। लेकिन वो बाद में इनकम टैक्स का जो ईडी ने अपनी रिपोर्ट निकाली, उसमें इन दोनों लोगों को कोई 4-4, 5-5 लाख रुपया 2010-11 में फाइन लगा के, इनको पेनल्टी लगा के छोड़ दिया गया था। होता क्या है कि जब लोग एनआरआई स्टेटस के होते हैं, जैसे जो दोनों थे जीपी गरेवाल और दलजीत दोसांझ, ये एनआरआई स्टेटस है इनका, तो जो बाहर की कमाई है उसके खिलाफ, जो बाहर कमाई करते हैं शो करके हिंदुस्तान के बाहर से, उसको बाहर किसी तरह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी सरकार, जो हमारी कोई एजेंसी, उसमें कोई दखल नहीं दे सकती। लेकिन सिद्धू का केस इससे अलग था। सिद्धू एक इंडियन नेशनल था, एनआरआई नहीं था। तो जब ईडी ने इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि तकरीबन 50 करोड़ की प्रॉपर्टी तब तक 2019 तक ईडी ने खोजी थी, जो उनका कहना है कि सिद्धू ने अपने इस गानों की कमाई से बनाई है। उनमें से एक प्रॉपर्टी कनाडा के किसी शहर में बनाई हुई भी मिली, जिसकी कीमत उन दिनों में मुझे जो अफसरों ने बताई थी, और उसकी कीमत कोई 7-8 करोड़ रुपया बताई गई थी। अब वो प्रॉपर्टी का ईडी को पता चला और उसकी इंक्वायरी शुरू हुई तो सिद्धू काफ़ी परेशान था। एक तरफ से अंडरवर्ल्ड की धमकियाँ, एक तरफ से गैंगस्टर की धमकियाँ, एक तरफ पुलिस का केस आर्म्स एक्ट का, और एक तरफ से नई सरदर्दी आ गई ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। तो एक यंग लड़का, उस समय 25-26 साल की उम्र का, ही वॉज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, लेकिन उसने सब बर्दाश्त किया। उसने अपना हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी। ईडी की इंक्वायरी चलती रही। उसका आगे जो काम होना था, उसकी जब तहकीकात शुरू हुई तो वो जो केस था, जो संगरूर वाला केस, आर्म्स एक्ट वाला, बंद हुआ। तो ईडी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने जालंधर के ऑफिसर्स को बोला कि आप इस केस पे स्लो चलिए, ज़्यादा जोर मत लगाइए इस पे। लेकिन वो जो ऑफिसर काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो पड़ताल थी वो जारी रखी। वो बुलाना चाहते थे सिद्धू को इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा बताने के लिए, कनाडा की बनाई प्रॉपर्टी का हिसाब किताब मांगने के लिए कि उन्होंने जो पैसा कमाया है वो बाहर किस तरीके से लगाया। क्योंकि अगर वो पैसे को बाहर लगाते हैं तो उनको हिंदुस्तान की सरकार से कुछ परमिशन लेनी पड़ती हैं, कुछ आरबीआई की क्लियरेंस लेनी पड़ती है, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। परमिशन मिल जाती है, लेकिन कानून की उल्लंघना जरूर हुई। उस समय पे फिर कुछ ऐसे सीनियर ऑफिसर बीच में आए जिनके साथ सिद्धू की दोस्ती थी। उन्होंने दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर में बोल के वो केस उन ऑफिसर से जो काम कर रहे थे उनके हाथ से लेके किसी और ऑफिसर को दे दिया, और उस केस को टाल मटोल चलती रही। अनफॉर्चुनेटली सिद्धू के ऊपर फायरिंग होती है और पिछले महीने के आखिरी दिन उस आदमी की मौत हो जाती है। तो मैंने उन लोगों से बात की कि आज के केस में इस हालात में क्या हुआ होगा। तो उनका कहना था कि अभी वो केस आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक जब आदमी जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी वो ही नहीं रहा तो अब वो केस बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उनका कहना था कि कहीं ना कहीं आज भी इस बात की ज़रूरत है कि इस गन कल्चर से पीछा छुड़ाया जाए। पंजाब के नौजवान को इस जो एक नया जो ये जो ट्रेंड चल रहा है उससे निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है
हाई कोर्ट के ऑर्डर माने जाने चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि गन कल्चर को प्रमोट ना किया जाए। कभी कभी इसके नतीजे बहुत भयंकर निकलते हैं। एक नतीजा वही है, कहते हैं कि द पीपल हु लिव बाई द गन दे डाई बाई द गन। जिन हथियारों का प्रमोशन गानों के थ्रू सिद्धू करते थे, उन्हीं हथियारों का शिकार उस नौजवान को होना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है जो हमें सीखना चाहिए। पैसा कमाना अपनी जगह, लेकिन एक सिंगर की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जिसको उसको मानना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। पैसा ही हर चीज़ नहीं होता। पैसा आपकी जान भी ले लेता है, भले वो ईमानदारी से कमाया हो। सिद्धू ने कोई बेईमानी नहीं की, सिद्धू ने कोई चोरी नहीं की, लेकिन एक ख़ास किस्म के कल्चर को प्रमोट करके जिसको यंग तबका पसंद करता था, उस ज़रिए से पैसे कमाए। जिसको ईडी के जो इंक्वायरी ऑफिसर थे वो एक जुर्म का हिस्सा मानते थे। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या क्राइम को प्रमोट करने की जो प्रोसीड्स होती हैं, उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है। तो ये वो दौर था जिस दौर से 2018, 19, 20 से सिद्धू मूसेवाला निकला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें और पंजाब के लोगों को, पंजाब की सरकार को, पंजाब के बुद्धिजीवियों को मिलजुल के कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। मैं उनके पिता से भी अपील करूंगा कि वो भी आने वाले दिनों में नौजवानों में ये अपील करें। सिद्धू का नाम चलता है, सिद्धू को लोग पसंद करते हैं, तो एज अ फादर वो नौजवानों को अपील करे कि वो ये हथियारों की दुनिया से दूर रहे। हथियार सारी उम्र कद्दों पे उठा के चलने पड़ते हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक ही बार काम आते हैं, या तो दूसरे को मारने के लिए या खुद को मारने के लिए। तो कोई ज़रूरत नहीं है हथियारों को इतना बड़ा बना देना, हथियारों को हाईलाइट करना, हथियारों की प्रमोशन करना, ये समाज के लिए हानिकारक है। ये आज की वीडियो बनाने के मेरे दो मकसद थे। एक, आप अगर इस किस्म का गाने बनाते हो, गाते हो, तो कभी कानून की चक्कर में भी फंस सकते हो। कानून की जो धाराएं हैं वो आपके खिलाफ लगाई जा सकती हैं। दूसरी तरफ इनका खमियाजा जान दे के भी भुगतना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।